गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिखा सिंह और गृह विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उन बच्चों से आज कुछ कहना चाहती हूँ जो बच्चे मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले सर्वप्रथम जो भी मेरे होम साइंस के बच्चे हैं वो मेरा नंबर नोट करें 9807434125। ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं किसी भी प्रकार का फ़ी आप लोगों से नहीं लेती हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं यदि उनको कुछ पूछना होता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना नाम और मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उनका एक ग्रुप बना सकूं और जो भी मैटर, जो चीज़ें उनको यूट्यूब चैनल पे क्लियर नहीं दिख पा रही हैं, मैं उनका फ़ोटो खींच के उस ग्रुप पे डाल दूँगी। वो बच्चे वहाँ से उन चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है। और स्पेशली सारे वो बच्चे जो कहीं भी कोचिंग नहीं करते हैं और घर पे स्व अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हैं। मैंने भी घर पे किया है। मैं तो आपको गाइड करने के लिए हूँ, पर मुझे गाइड करने के लिए शायद कोई नहीं था मेरे ऊपर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उन बच्चों की मदद करूँ जो बच्चे इस वक्त तैयारी में लगे हुए हैं, और मुझसे जितना सहयोग बन पड़ेगा मैं उन बच्चों को सहयोग करूँगी। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप उसको बस लाइक कर देना, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। टेक्सटाइल में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी, और उसके अंदर मैंने आपको करीब 120 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं अपने 3 वीडियो में। और मैं छोटे छोटे वीडियोज़ इसलिए डालती हूँ ताकि वो जल्दी अपलोड हो सके और आप उसे देख सकें। ठीक है। तो पहला इसमें 121 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है विस्कॉस रेयान बनाने वाले घोल का चिपचिपापन उसे इसमें घुलाकर परखा जा सकता है। तो किस में हमें डालना होगा, किस घोल में डालना होगा? वो घोल है एसिटिक एसिड, और इसमें 40% एसिटिक एसिड होगा। फिर है फेल्ट वस्त्र क्या होता है? यानी फेल्ट वस्त्र वह वस्त्र होता है जिसे सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। फिर है एक विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह नहीं बनती है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, रगड़ या कैंडरिंग। फिर है उभरी सतह किस में बनती है? तो गिनिंग में, फ्लॉकिंग में और नैपिंग में बनती है। फिर है इक्कत व पोचम पल्ली। इक्कत व पोचम पल्ली जो है वो अवरोधक सिद्धांत द्वारा इस पे रेसों की रंगाई की जाती है। यहाँ लिखा है यार्न डाइंग विथ रेसिस्ट प्रिंसिपल। फिर है छपाई की विधि है। तो कौन कौन सी छपाई की विधियां हैं? ब्लॉक है, रोलर है, स्टेंसिल है। फिर छपाई की विधि कौन सी नहीं है? तो बाटिक जो है वो छपाई की विधि नहीं है। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है इसको बोलते हैं फाइब्राइन। फिर है धागे जो सैल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें ताना यानी वार्प यानी लंबाई के धागे कहते हैं। फिर है कपास। कपास में हमको क्या मुख्य रूप से पाया जाता है? वो है सेल्यूलोज। सिल्क, सिल्क में गोंद के दाने जैसा तंतु होता है। रेयान, रेयान क्या है? फिलामेंट है, क्योंकि इसके धागे जो है बहुत लंबे होते हैं। ऊन, ऊन में क्या रहा है? ऊन वायु स्पेस युक्त मेडुला जो पृथक्करण बढ़ा रहे हों। ये सारी इनकी विशेषताएं हैं। जो मैच द फॉलोइंग में आया था उसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। फिर है मेडुला का पृथक्करण, उसी का है। फिर है जैकार्ड बुनाई में वस्त्र का डिजाइन कंप्यूटर के सहयोग से बुनाया जाता है। यानी बुनाई बहुत सारे प्रकार की होती है, इसमें जो जैकार्ड बुनाई होती है वो कंप्यूटर के सहयोग से बनाई जाती है। धुलाई के कर्मक हैं डिटर्जेंट, नील और माड़। फिर है कपड़े बनाने की ड्रेपिंग विधि में वस्त्र को बनाने के लिए वास्तविक आकार की डमी का प्रयोग करते हैं। सिलाई मशीन के धागे का बार बार टूटना सुई दंड ऊंचा होने के कारण होता है। कपड़े में ट्विल बुनाई से हॉरिजेंटल लाइन का प्रभाव देता है। यानी यदि आप कपड़े पर ट्विल बुनाई करेंगे तो वो हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज लाइन का प्रभाव देगा। फिर है सूत जो एक जानवर कीड़े से कोकून से बनता है। वो कौन सा सूत है? तो वो है आपका रेशम, सिल्क। फिर है लाल, मैंने बोला था लाल जो है एक रंग का प्रतीक है, तो वो ह्यू है। गुलाबी, इसमें वाइट कलर मिला रहे हैं तो उसको हम टिंट बोलते हैं, और जिसमें ब्लैक कलर मिलाते हैं उसको हम शेड बोलते हैं। तो देखिए वाइट बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें
ट आ रहा है तो आप उसे याद रखिएगा टिंट, यानी वाइट, यानी जब किसी भी कलर में वाइट कलर मिलाएंगे तो वो टिंट होगा, और यदि किसी भी कलर में ब्लैक कलर मिलाएंगे तो उसको हम शेड बोलते हैं। जैसे रेड में ब्लैक मिलाएंगे तो वो मैरून कलर होता है। फिर देखिए लिखा है, कपड़ों को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है तो कड़ी मोती बनती है। ये किसकी विशेषता है? ये रेशम की विशेषता है। रेशे जो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जब ऐठी और कोशिका नुमा रचना दिखाई देती है तो वह रेशा सूती होता है। नील लगाने वाले कर्मक प्रयोग किए जाते हैं सफ़ेद कपड़ों पर। कोए से बीज को अलग करने की प्रक्रिया गिनिंग कहलाती है। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाना अवशोषक विधि से छुड़ाया जाता है। रेशमी कपड़े पर लगे धब्बों को छुड़ाना अवशोषक विधि से। फिर है, कपड़े की चमक व ताकत बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा को प्रयोग में लाया जाता है। कब? मर्सराइजेशन में, यानी कपड़े, यानी जो कॉटन का हमारा रेशा होता है उस पर मर्सराइजेशन की प्रक्रिया होती है, और मर्सराइजेशन में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो हम कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? उससे कॉटन का जो कपड़ा होता है उसमें शाइनिंग आ जाती है। फिर बाह, जो कि कंधे व पोशाक के थोक व गले का भी हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं रेगलॉन स्लीव। ठीक है, जो कि आपके बच्चों के वस्त्रों में आपको अधिकतम देखने को मिलेगा। फिर ग्लास रेशों पे कौन सी परिसज्जा होती है? तो ग्लास रेशों पे कोरोनाइजिंग परिसज्जा होती है। फिर है, ज्यामिति डिजाइन सतह पर बनती है, किसमें बनेगी? डॉबी बुनाई में। मैंने जितनी भी ये बुनाई उनाई है उसको मैंने एक जगह लिखा हुआ है, और जैसे जैसे वीडियो बनती जाएंगी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, फिर देखिए अगला, साबुन में कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं। क्यों पीले पड़ जाते हैं? रेजिन के कारण। जब किसी रेशे को अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाए तब उस रेशों को कहते हैं उभयधर्मी रेशे, यानी उसको अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों के साथ हम रंगेंगे तो वो रेशे हमारे उभयधर्मी रेशे कहलाएंगे। फिर है, वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है उसको बोलते हैं टेंटरिंग, यानी ये कपड़े को सीधा भी करेगी और उसको सुखाएगी भी, इसको कहते हैं हम टेंटरिंग। ऑरलान के निर्माण में किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो ऑरलान के निर्माण में एक्रिलोनाइट्राइल रसायन का प्रयोग होता है। इस तरह के प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है स्टूडेंट्स, इस नाते जितने भी आपके ये रेशे हैं वो किससे निर्मित हैं, किस प्रकार के रसायन से निर्मित हैं, वो जरूर आप एक जगह लिख लीजिएगा। जूट कैसा फाइबर है? जूट एक तने वाला रेशा होता है, अ बास्ट फाइबर। फिर है, ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न के काटने को कहते हैं ड्राफ्टिंग। जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना में जो सबसे बड़ी टहनी होती है वो स्वर्ग का द्योतक होती है। बाटिक उदाहरण है रेसिस्ट प्रिंटिंग का, यानी अवरोधक छपाई का एग्जाम्पल होता है बाटिक पेंटिंग। फिर है, ऐसे तंतु जिनमें पानी के प्रति सादृश्यता न हो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब उसके प्रति सादृश्यता ना हो, और हाइड्रोफिलिक मतलब ऐसे तंतु ऐसे रेशे जिनका पानी के प्रति सादृश्यता हो। वस्त्र की वह गुणवत्ता जो उसे ड्रॉप में सहायता करती है क्योंकि पानी उसमें अवशोषित न हो कहलाता है आर्द्रता। ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ जो होता है वो अम्लीय जोड़ होता है, यानी एसिड लिंकेज। फिर है, रेशम के कीड़े को बड़े पैमाने पर पालना क्या कहलाता है? तो रेशम के कीड़े को बड़े पैमाने पर पालना सेरीकल्चर कहलाता है। दाग धब्बा छुड़ाने के लिए सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ क्या है? तो जेबल वाटर जो होता है वो सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ होता है किसी भी प्रकार के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए। फिर है, पंजाब की फुलकारी में किस टाके का प्रयोग होता है? तो पंजाब की जो फुलकारी है, इससे दो प्रश्न बना है। फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की है, और पंजाब की जो फुलकारी है इसमें हम किस टाके का प्रयोग करते हैं? तो वो डार्निंग टाके का हम प्रयोग करते हैं। सिलाई मशीन में असमान टाके आने का कारण है प्रेशर फुट पर कम दबाव। दो द्वितीयक रंगों को मिलाने से मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट रंग प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अधिक लंबी गर्दन
रूपी दोष छिपाने के लिए ऊंची चिपकी हुई कॉलर परिधान बनाना चाहिए। सीधे कपड़े को शरीर की संरचना या आकार के अनुसार आकार देने के लिए डार्ट यूज करते हैं। पशु तंतु के जलन टेस्ट देते हैं सल्फर की महक, यानी जितने भी हमारे पशु तंतु से प्राप्त रेशे होते हैं जब हम उनको जलाते हैं तो उससे हमको सल्फर की महक आती है। फिर है ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्रतिरोधकता का कारण है अच्छा लचीलापन और अच्छी प्रतिस्कंदता। मखमल बनाने की विधि है, यानी वेलवेट को हम बुनाई से बनाते हैं। लेपेट बुनाई, जो लेपेट बुनाई होती है उसके लिए ताने के रेशों के एक सेट की आवश्यकता होती है। मर्सराइजेशन से क्या होगा, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि कॉटन पे यूज करते हैं, कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं चमक बढ़ाने के लिए, तो वही यहाँ पे प्रश्न है कि मर्सराइजेशन से क्या होगा, तो इससे चमक में बढ़ोतरी होगी वस्त्रों पर। यूनियन डाई क्या होता है, यूनियन रंगाई वस्त्र फैब्रिक रंगने की एक विधि है। पॉलिस्टर तंतु मेटाक्रिसॉल में घुलनशील होता है। ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच बंध का नाम है सिस्टीन। फिर है मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग में लाया जाता है, यानी मानव निर्मित जो तंतु होते हैं जब उनमें बहुत ज़्यादा चमक हो जाती है तो उस चमक को घटाने के लिए टिटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एक छोटी महिला को वर्टिकल लाइन वाले वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि वर्टिकल मतलब जो लंबवत रेखाएं होती हैं, इससे उनकी हाइट जो है वो ज़्यादा दिखेगी। स्टूडेंट्स, मैं कहना चाहूँगी, मैं ये जो भी प्रश्न आपको बता रही हूँ ये सब कहीं ना कहीं डाइट प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, नेट, इन सब के एग्ज़ाम में आ चुका है। और यदि आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपको इनमें से ही मिल जाएंगे। फिर देखिए, कपड़े में अधिकतम खिंचाव तब होता है जब उसे रखा जाता है तिरछी यानी बायस दिशा में। कच्चा टाका किस कढ़ाई में प्रयोग होता है, तो कांथा अगर आप देखेंगे तो उसमें कच्चे टाके का हम प्रयोग करते हैं। चिकनकारी कहाँ की है, चिकनकारी उत्तर प्रदेश की है। कच्छ का क्या है, गुजरात की कढ़ाई है। फिर कसूती कर्नाटक की है। फुलकारी पंजाब की है जिसपे डार्निंग टाका हम यूज करते हैं। फिर कह रहा है बल का सिद्धांत किसके सिद्धांत पर काम करता है, ये प्रभुत्व के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। फिर है पैटर्न बनाने की सबसे महंगी विधि क्या है, तो ड्रेपिंग मेथड जो होता है वो पैटर्न बनाने की सबसे महंगी विधि है। हल्के रंग के वस्त्र जो होते हैं वो किस ऋतु में ज़्यादा उपयोगी होंगे, तो ग्रीष्म ऋतु में उपयोगी होते हैं। शिशु अवस्था में शिशु की पोशाक आराम एवं कार्यकुशलता प्रदान करती है। सिलाई मशीन के ऊपर सिर की गुलाई वाले हिस्से को हम बाजू कहते हैं। बच्चों के परिधान के लिए सबसे उपयुक्त कॉलर है पीटर पैन कॉलर। फिर है पीलिंग टेस्ट में किस आधार पर वस्तुओं को ग्रेड देते हैं, तो पील्स की संख्या प्रति मीटर वस्त्र के आधार पर हम उसको ग्रेड देते हैं, यानी पील्स की संख्या प्रति मीटर वस्त्र का हम ध्यान रखेंगे। पैटर्न विविधता का सबसे अच्छा और आसान तरीका है स्लैश एवं फैलाना। फिर है ऑर्गेंडी, फ्लानेल और मलमल, ये सब सूती कपड़ों के प्रकार हैं। फिर है कताई करते समय जो रेशे आपस में चिपकने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ससंजकता का गुण कहते हैं या सशक्तिशीलता कहते हैं। आमतौर पर जो जामदानी की साड़ियाँ बनाई जाती हैं वो सफ़ेद सूती वस्त्रों पर बनाई जाती हैं। बिना बुने हुए वस्त्र को हम फेल्टिंग कहते हैं, फेल्ट। फिर है वसा और क्षार को मिलाने पर साबुन बनता है। डी गमिंग यानी गोंद निकालना एवं डिसाइजिंग सिल्क एवं कपास यानी सूती रेशों के कपड़ों पर हम प्रयोग करते हैं। पश्मीना शाल ये कश्मीर में बनाए जाते हैं। सिल्क को गीला करने पर टूटने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की अनुपस्थिति के कारण। गोंद निकालने की प्रक्रिया डी गमिंग में रेशम से सीरेसिन निकाला जाता है। फिर है डेनिम के वस्त्र में सामान्यतः ट्विल बुनाई का प्रयोग किया जाता है। मैंडरीन एक प्रकार का कॉलर है। सजावटी कार्य को कई पंक्तियों में चुन्नटे बनाकर वस्त्र तैयार किया जाता है, उसे कहा जाता है शीरिंग। मानव शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार
8 सिर के बराबर होता है। धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को कसूती कहा जाता है। कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब होता है? वो है रेयान। एक अच्छा लेबल कपड़े में तंतु का अंश, परिसज्जा के प्रकार, सफाई और धोने की विधि से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। फिर देखिए, जिस रंग को कश्मीरी में जर्द कहते हैं उसका मतलब होता है पीला रंग। फिर ये क्वेश्चन पुराना है कि सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का वर्ष 2017 का पुरस्कार साइकिल फिल्म के लिए किसको दिया गया था? तो सचिन लावेलकर को दिया गया था। हाइड्रोफिलिक तंतु नहीं है, तो एसीटेट जो है वो हाइड्रोफिलिक तंतु नहीं है। और हाइड्रोफिलिक तंतु कौन कौन से हैं जो पानी को सोखते हैं? वो है ऊनी, सूती और रेयान। कताई प्रक्रिया के लिए कपड़े के तंतुओं में सशक्तिशीलता का गुण होना महत्वपूर्ण है। टाफ्टा जो होता है ये सादी बुनाई के वस्त्र के उदाहरण हैं। बालूचर साड़ी मुर्शिदाबाद से संबंधित है। फिर है क्विल्टेड टेक्सटाइल जो है अनेक परतों वाले वस्त्र निर्माण विधि का उदाहरण है। फिर है रेशम की खेती को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं। गंधक रंजक जो होते हैं किसके लिए उपयुक्त होते हैं? तो सूती वस्त्रों के लिए होते हैं। इंडिगो किस प्रकार के रंजकों का एक चिर परिचित उदाहरण है? तो वेट डाइस का एग्जाम्पल है इंडिगो। फिर है आर्द्र ताप व दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको फेल्टिंग कहते हैं। सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व किसका होता है? तो ओलिफिन का होता है। अग्नि प्रतिरोधक वस्त्र कौन कौन से हैं? तो वो है नोमेक्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करवाए हैं और ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुके हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, एक बार में समझ ना आए कई बार उस वीडियो को सुनिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज के लिए इतना ही और फिर मैं आपके लिए नए वीडियो डालूंगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आपका जो भी लक्ष्य है उसको आप प्राप्त करें। धन्यवाद।